हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। आज जहां पर हम लोग सुनेंगे प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई एक सुप्रसिद्ध कहानी मैं हार गई। मन्नू भंडारी के विषय में आप सभी जानते हैं कि यह हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध महिला कहानीकार रही हैं। आप सबसे ज़्यादा अपने दो उपन्यासों के कारण परिचित रही हैं, आपका बंटी और महाभोज। महाभोज का आपने नाट्य रूपांतरण भी किया और आपका बंटी तथा महाभोज नाटक दोनों ही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और आपकी कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी आत्मकथा एक कहानी यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई। तो ऐसी विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई आपकी कहानियां हैं और आप बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं हिंदी साहित्य की दृष्टि से। तो ऐसी महान लेखिका की आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्रसिद्ध कहानी मैं हार गई। आपने नई कहानी अभियान और हिंदी साहित्यिक अभियान के समय में लेखक निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर इत्यादि के साथ बराबर काम किया है और सभी ने आपको एक प्रसिद्ध लेखिका बताई है। और हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी आपके पति रहे हैं और आपके बचपन का नाम रहा है महेंद्र कुमारी। तो आइए चलते हैं आपकी कहानी मैं हार गई को देखते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये। जब कवि सम्मेलन हुआ तो सारा हाल हंसी कह कहो और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। शायद मैं ही ऐसी थी जिसके रोम रोम से क्रोध जल रहा था। उस सम्मेलन में अंतिम कविता थी बेटे का भविष्य। उसका सारांश इस प्रकार था। एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक गीता की प्रति रख देता है और स्वयं छिपकर खड़ा हो जाता है। बेटा आता है, सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर उठाता है, उसकी बाँछें खिल जाती हैं। बड़ी हसरत से वह उसे सीने से लगाता है, चूमता है और रख देता है। उसके बाद शराब की बोतल से 2-4 घूंट पीता है। थोड़ी देर बाद मुंह पर अत्यंत गंभीरता के भाव लाकर बगल में गीता दबाए हुए वह बाहर निकलता है। बाप बेटे की यह करतूत देखकर उसके भविष्य की घोषणा करता है, यह साला तो आजकल का नेता बनेगा। कवि महोदय ने यह पंक्ति पढ़ी ही थी कि हाल के एक कोने से दूसरे कोने तक हंसी की लहर दौड़ गई। पर नेता की ऐसी फजीहत देख मेरे तन बदन में आग लग गई। साथ आए हुए मित्र ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो वह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं। मैंने गुस्से में जवाब दिया, पसंद? मैंने तो आज तक इससे भद्दी और भौंडी कविता ही नहीं सुनी। अपने मित्र की व्यंग की तिक्तता को मैं अच्छी तरह से पहचानती थी। उसका क्रोध बहुत कुछ चिलम न मिलने वाले के आक्रोश के समान ही होता है। उनके पिता चुनाव में मेरे पिता के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे और हार गए। उस तमाचे को वह अभी तक नहीं भूले थे। आज ये कविता सुनकर उन्हें दिल की जलन निकालने का अवसर मिला। उन्हें लग रहा था कि मानो उनके पिता का हारना भी आज सार्थक हो गया, पर मेरे मन में उस समय कुछ और ही चक्कर चल रहा था। मैं जली भुनी गाड़ी में बैठी तो सच मानिए सारे रास्ते यही सोचती रही कि किस प्रकार इन कवि महाशय को करारा जवाब दूं। मेरे पापा जी के राज में ही नेता की ऐसी छीछा लेदर, वो भी भला कोई चुपचाप सह लेने की बात थी। चाहती तो यही थी कि कविता में ही जवाब दूं, पर इस ओर कदम नहीं उठाया था। सो निश्चय किया कि कविता नहीं तो एक कहानी तो जरूर ही लिखूंगी। मैंने ऐसे सर्वगुण संपन्न नेता की निर्माण करने की योजना बनाई जिसे पढ़कर कवि महाशय को अपनी हार माननी ही पड़े। भरी सभा में वह जो नहला मार गए हैं, मैं उस पर दहला नहीं, सीधे एक्का ही फटकारना चाहती थी, जिससे बाजी हर हालत में मेरी ही रहे। यह सोचते सोचते मैं कमरे में घुसी तो दीवार पर लगी बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें नजर आईं। सबके प्रतिभाशाली चेहरे मुझे प्रोत्साहन देने लगे। सब नेताओं के व्यक्तिगत गुणों के साथ मैं अपने एक नेता में ऐसा डालना चाहती थी जिससे वह किसी भी गुण में कम न रहने पाए। पूरे सप्ताह तक मैंने बड़े बड़े नेताओं की जीवनियाँ पढ़ी और अपने नेता का ढांचा बनाती रही। सुना था और पढ़कर भी महसूस किया। जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, वैसे ही महान आत्माएं गरीब घरों में उत्पन्न होती हैं। सोच विचार कर एक शुभ मुहूर्त देकर मैंने सब गुणों से लैस कर अपने नेता का जन्म गांव के एक गरीब किसान की झोपड़ी में करा दिया। मन की आशाएं उमंगे जैसे बढ़ती हैं, वैसे ही मेरा नेता भी बढ़ने लगा।
थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव के ही स्कूल में उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई। यद्यपि मैं इस प्रबंध से विशेष संतुष्ट नहीं थी, पर स्वयं ही मैंने परिस्थिति बना डाली थी कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे उसने मिडिल पास किया। यहाँ तक आते आते उसने संसार के सब महान व्यक्तियों की जीवनियाँ और क्रांतिकारियों के इतिहास पढ़ डाले। देखिए, आप बीच में ही ये मत पूछिए कि 8वीं का बच्चा इन सबको कैसे समझ सकता था। यह एकदम अस्वाभाविक बात है। इस समय मैं आपके किसी प्रश्न का जवाब देने की मन स्थिति में नहीं हूँ। आप यह भले न भूलें कि एक बालक महान मेधावी था और महान नेता होगा भावी भविष्य में। हाँ, यह तो सब पढ़कर उसके सीने में बड़े बड़े अरमान मचलने लगे, सपने साकार होने लगे, बड़ी बड़ी उमंगें करवटें लेने लगी। वह जहाँ कहीं भी अत्याचार देखता, मुट्ठियाँ बीच बीच कर संकल्प करता, उसको दूर करने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता, और मुझे उसकी योजना में, उसके संकल्पों में अपनी सफलता दिखाई पड़ती। एक बार जान का खतरा मोल लेकर मैंने जमींदार के कारिंदों से उसकी मुठभेड़ करा दी, और उसके विजय पर उससे अधिक हर्ष मुझे हुआ। तभी अचानक एक घटना घट गई। उसके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई। दवा इलाज के लिए घर में पैसा नहीं था, सो उसके पिता ने तड़प तड़प कर जान दे दी, और वह बेचारा कुछ न कर सका। पिता की इस बेबस मृत्यु का भारी सदमा उसको लगा। उसकी माँ ने रोते रोते प्राण तो नहीं पर आंखों की रोशनी जरूर गंवा दी। उसके घर में एक विधवा बुआ और एक क्षयग्रस्त बहन भी थी। सबके भरण पोषण का भार उस पर आ पड़ा। आय का कोई साधन नहीं। थोड़ी बहुत जमीन थी, उसे जमींदार ने लगान बकाया निकाल कर हथिया लिया। उसके पिता की विनम्रता का लिहाज करके अभी तक सब चुप बैठे थे, पर अब क्यों? उसके क्रांतिकारी बेटे से वह परिचित था, सो अवसर मिलते ही बदला ले लिया। अब मेरे भावी नेता के सामने भारी समस्या थी। वह सलाह लेने मेरे पास आया। मैंने कहा, अब समय आ गया है, तुम घर बार रोटी की चिंता छोड़ देश की सेवा में लग जाओ। तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, शोषितों की आवाज़ को बुलंद कर देश के वर्गहीन समाज की स्थापना करनी है। तुम सब कुछ बड़ी सफलतापूर्वक कर सकोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें सब गुण अवश्य भर दिए हैं। उसने बहुत ही बुझे स्वर में कहा, यह सब तो ठीक है, पर मेरी अंधी माँ और बीमार बहन का क्या होगा? मुझे देश प्यारा है, पर ये लोग भी कम प्यारे नहीं हैं। मैं चिल्ला उठी, तुम नेता बनने जा रहे हो या कोई मजाक है? जानते नहीं, नेता लोग कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, वे देश के, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार चलना होगा। जानते हो, मैं तुम्हारी सृष्टा हूँ, तुम्हारी विधाता। उसने सब कुछ अनसुना करके कहा, यह सब तो ठीक है, पर मेरी अंधी बूढ़ी माँ, दर्द भरी आहों की मैं उनकी उपेक्षा किसी मूल्य पर नहीं कर सकता। तुम मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं दिला देती? गुजारे का साधन हो जाने से मैं बाकी सारा समय सहर्ष देश सेवा में लगा दूंगा, तुम्हारे सपने सच्चे कर दूंगा, पर पहले मेरे पेट का कुछ प्रबंध कर दो। मैंने सोचा, क्यों न अपने पिताजी के विभाग में इसे कहीं कोई नौकरी दिला दूं, पर पिताजी की उदार राजनीति के कारण कोई जगह खाली भी तो न रहने पाए। देखा तो सब जगह भरी हुई थी, कहीं मेरे चचेरे भाई विराजमान थे तो कहीं फुफेरे। मतलब यह है कि उसके लिए कोई प्रबंध न कर सकी। उसका मुंह तो चीर दिया, पर भरने का प्रबंध न कर सकी। हार कर उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। जमींदार की नई हवेली बन रही थी, उसी में ईंटें ढोने का काम करने लगा, और सिर पे ईंटें उठाता उसके अरमान नीचे धसकते जाते। मैंने लाख बार उसे यह काम ना करने के लिए कहा, पर वह अपनी माँ बहन की आड़ लेकर मुझे निरुत्तर कर देता। उससे मुझे कम क्रोध नहीं था, फिर भी मुझे भरोसा था, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतिभाओं और गुणों को मैंने उसको घुट्टी में पिलाया था। हर परिस्थिति में वो अपना रंग दिखाएंगे, यह सोचकर मैंने उसे के भाग्य पर छोड़ दिया, और तटस्थ दर्शक की भांति उसकी प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण करने लगी। उसकी बीमार बहन की हालत बेहद खराब हो गई। वह उसे बहुत प्यार करता था। उसने एक दिन काम से छुट्टी ली और शहर उसके इलाज के प्रबंध की तलाश में गया। घूम फिर कर उसको एक बात समझ में आई कि काफ़ी रुपया हो तो बहन बच सकती है। रास्ते भर उसकी रुग्ण बहन की करुण चित्कार उसके हृदय को बींध देती। बार बार जैसी उसकी बहन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, भैया मुझे बचा लो, कहीं से रुपए का प्रबंध कर दो। इस तरह सोचते सोचते उसकी बहन की मृत्यु हो गई, और वह यही कहती रही, मैं मरना नहीं चाहती। उसके सामने उसके बाप की मृत्यु का दृश्य घूम गया। गुस्से से उसकी नसें तन गई। वह गांव आया, वहां जाने कितने संपन्न लोग थे, सबसे कर्ज मांगा, मिन्नतें की, पर उससे कुछ नहीं मिला। नाकामयाबी पर उसका विद्रोही मन भड़क उठा। वह दिन भर बिना बताए जाने क्या क्या संकल्प करता रहा। आधी रात के करीब दिल में निहायत ही नापाक इरादा लेकर उठा।
मैं काँप गई। वह चोरी करने जा रहा है? मेरा बनाया नेता? ऐसा पतन! छी छी छी! वह चोरी करे? इससे पहले कि चोरी जैसा जघन्य कार्यक्रम अपनी नैतिकता का हनन करता, मैंने उसका खात्मा कर दिया। अपनी लिखी कहानी टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी। उसकी तबाही के साथ एक महान नेता के निर्माण का मेरा हौसला भी मुझे तबाह होता नजर आया। लेकिन इतनी आसानी से तो मैं हिम्मत नहीं हारने वाली थी। बड़े धैर्य के साथ मैंने अपनी कहानी का विश्लेषण किया। आखिर क्यों सब गुणों से लैस होकर भी मेरा नेता नेता न बनकर चोर बन गया? और खोजबीन करते करते मैंने अपनी असफलता पहचानी। गरीबी के कारण ही तो उसके सारे दुर्गुण आ गए। मेरी मनोकामना अधूरी रह गई। जब सही कारण सूझा तो उसका निराकरण क्या कठिन था। एक बार फिर मैंने कलम पकड़ी। नेता बदले हुए रूप और बदली हुई परिस्थितियों में एक बार फिर संसार में आया। इस बार उसने शहर के करोड़पति सेठ के यहाँ जन्म लिया, जहाँ ना उसके सामने पेट का सवाल था, ना बहन की बीमारी की समस्या। असीम लाड प्यार धन वैभव के बीच में पला। बढ़िया से बढ़िया स्कूली शिक्षा, उसकी अलौकिक प्रतिभा देख सब चकित हो जाती। वह अत्याचार होते देखता तो तिलमिला जाता। जो सीले भाषण देता, गाँव गाँव जाकर बच्चों को पढ़ाता, गरीबों के प्रति दया से लबालब भरा रहता। अमीर होकर सादगी का जीवन। सारांश यह कि नेता बनने के सभी गुण। कदम कदम पर मेरी सलाह भी लेता। मैंने उसके भावी जीवन को उसके दिमाग में उतार दिया, जिससे वह कभी पथभ्रष्ट नहीं हो। मैट्रिक पास कर वह कॉलेज गया, जिस कॉलेज में एक समय में केवल राजाओं के पुत्र ही पढ़ा करते थे और जहाँ रईसी का वातावरण था, उस कॉलेज में उसके पिता ने उसे भर्ती कराया। लेकिन मेरी सारी सावधानी के बावजूद उन रईसजादों की सोहबत अपना रंग दिखाए बिना न रही। अब वह जरा आराम तलब हो गया। मेरे सलाह मशवरे की उसे अब चिंता न रही। घंटों कॉफ़ी हाउस में रहता। एक दिन मैंने उसे हाउजी खेलते देखा तो मेरा दिल धक हो गया। आए जुआ, ये क्या हो रहा? मैं संभल कर कुर्सी पर बैठ गया और कलम को कसकर पकड़ लिया। कलम जोर से पकड़कर मुझे लग रहा था मानो मैंने उसको नकेल पकड़ा दी। अब तो जैसे उसके पर निकल आए। जुआ ही नहीं, नैतिक पतन की सीमा भी न रही। कुछ दिनों बाद ही मैंने उसे शराब पीते देखा। मेरा क्रोध सीमा से बाहर हो गया। मैंने उसको अपने पास बुलाया, क्रोध को काबू रखते हुए पूछा, जानते हो मैंने तुम्हें किस लिए बनाया है? वह भी मानो मेरा सामना करने के लिए तैयार था। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। और किस लिए? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने मुझे बनाया है। पर मेरा यह जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। मेरा भी अस्तित्व है, मेरा भी विचार है। मैं चिल्ला उठी, तुम जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी सृष्टा, तुम्हारी निर्माता। मेरी इच्छा से बाहर तुम्हारे कोई स्वतंत्र नहीं। मैं हंसा, अरे तुमने मुझे अपनी कलम से पैदा किया है। मेरे इन दोस्तों को, इनकी अम्माओं ने तो ना जाने इन्हें अपने जिस्म से ही पैदा किया, फिर भी वे इनके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती जितना तुम करती हो। तुम तो मेरी नाक में दम करके रखी हो। ऐसा करो, वैसा मत करो। मैंने आदमी नहीं, काठ का उल्लू बन गया हूँ। सो बाबा, मुझे ऐसी नेतागिरी नहीं चाहिए। यह उम्र, यह दुनिया, रंगीनी, अमीरी, इसका लुत्फ उठाए बिना यूं ही जवानी बर्बाद हो जाए। यह सब करके क्या नेता नहीं बना जा सकता? मैं उससे और कुछ कहूँ इससे पहले ही वह सीटी बजाता हुआ चला गया। कल्पना कीजिए उसकी जलालत की, जो मुझे सहनी पड़े। इच्छा यह हुई कि अपने पहले वाले नेता की तरह इसका भी सफाया कर दूं, पर सदमा इतना गहरा था कि जोश न रहा। इतना सब हो जाने पर भी जाने के मन में एक क्षीण आशा बनी हुई थी कि शायद वह सीधे रास्ते पर आ जाए। गांधी जी ने भी तो एक बार बचपन में चोरी की थी, बुरे कर्म किए थे, फिर अपने आप रास्ते पर आ गए। संभव है इसके हृदय में कभी पश्चाताप की आग जले और यह सुधर जाए। मैंने उसे आदेश देना बंद कर दिया, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने लगी। जब वह पश्चाताप की अग्नि में झुलसता हुआ मेरे चरणों में आ गिरेगा, अपने किए की क्षमा मांगेगा। पर ऐसा दिन कभी नहीं आया। वह कल्पनातीत था। बहुत सुहावनी सांझ को मैंने देखा कि आज वह खूब सज धज रहा है। आज लिबास कुछ अनोखा ही था। शार्क स्किन के सूट की जगह सिल्क की शेरवानी थी, सिगरेट की जगह पान था, सेंट महक रहा था और हॉर्न बज रहा था बाहर। वह गुनगुनाकर अपने मित्रों की गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी एक बार के सामने रुकी और रात परवेज साहबजादे पैक पर पैक डालते रहे, भद्दे मजाक करते रहे और ठहाके लगाते रहे। रात को 9 बजे उठे तो पैर लड़खड़ा रहे थे। जैसे तैसे गाड़ी में ड्राइवर ने बिठाया और गंदी जगह से चलने को कहा। उसका नाम लिखते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। अपने को बहुत रोकना चाहा, फिर भी वह घोर पाप में गिर गया। मैं सहन नहीं कर सकी और तय कर लिया कि आज जैसे भी होगा मैं उसका फैसला ही कर दूंगी। गुस्से से कांपती हुई उसके पास पहुंची। इस समय उससे बात करने में भी मुझे घृणा हो रही थी। क्रोध से मेरा रोम रोम जल रहा था। फिर भी अपने पर काबू रख और सर को भरसा कोमल बनाकर मैंने कहा, एक बार अंतिम चेतावनी देने के ख्याल से ही मैं इस समय तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारा यह सर्वनाश देखकर जानते हो मुझे कितना दुख हुआ। अब भी समय है, संभल जाओ। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। इस समय वह शायद मुझसे बात करने की मनस्थिति में नहीं था। उसने 5 बातें कहा, अरे जान, यह क्या?
तुमने हर समय नेतागिरी का पचड़ा लगा रखा है। कहाँ तुम्हारी नेतागिरी और कहाँ छमिया का छमाका। देख लो तो बस सुरूर आ जाए। मैंने कान बंद कर लिए। कुछ और भी वह बोला पर मैंने नहीं सुना। पर उसने जो आंख मारी वह दिखाई दी। मुझे लगा जैसे पृथ्वी घूम रही है। मैंने आंख बंद कर ली, गुस्से से होठ काट लिए, क्रोध के आवेग में कुछ कहे बिना केवल मुंह से इतना ही निकला, दुराचारी, अशिष्ट, नरकी कीड़े। उनके मित्रों ने जो कुछ कहा उसकी हल्की हल्की ध्वनि मेरे कान में पड़ी। वह जाते जाते कह रहा था, अरे ऐसी घोर हिंदी में फटकारेगी तो वह समझेगा भी नहीं। जरा सरल भाषा में बोलो। और अधिक सहना मेरे बूते की बात नहीं थी। मैंने जिस कलम से उसको उत्पन्न किया उसी कलम से उसका खात्मा कर दिया। और छमिया के यहाँ जाकर बैठने वाला ही था कि मैंने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसने तो अपने किए का फल पा लिया, पर मैं समस्या का समाधान नहीं कर सकी। इस बार की असफलता ने तो बस मुझे रुला ही दिया। अब तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि एक बार फिर मध्यम वर्ग में अपना नेता उत्पन्न करके फिर से प्रयास करती। इन 2 हत्याओं के भार से मेरी गर्दन टूटी जा रही थी और हत्या का पाप ढोने की इच्छा न थी, ना ही सकती। अपने सारे अहं को तिलांजलि देकर बहुत ही ईमानदारी से मैं कहती हूँ, मेरे रोम रोम में महसूस हो रहा था कि कभी भरी सभा में शान के साथ जो नहला फटकारा गया था उस पर इक्का तो क्या, मैं दुक्के भी ना मार सकी। मैं हार गई, मैं बुरी तरह हार गई। तो इस तरह आपने सुनी मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी मैं हार गई। आशा है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करिए। और हमारे चैनल में अन्य पाठ्यक्रमों से मौजूद बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन मौजूद है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, जीवनियाँ प्रेमचंद जी के साथ साथ जयशंकर प्रसाद जी, महादेव वर्मा जी जैसी प्रसिद्ध प्रख्यात लेखिकाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में संग्रहित है, उनका संकलन मौजूद है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें अवश्य सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मित्रों में भी बताएं और थोड़ा सा हमारा भी सहयोग करें। तो पुनः आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए तथ्य के साथ। और यदि आपकी किसी प्रकार की कोई सुझाव है या समस्या है जिसको आप हमसे शेयर कर सकते हैं तो आप कमेंट अवश्य करें। तो पुनः आपके साथ मुलाकात होगी एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।